नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक दिन पहले जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक तकरीब से खिताब किया हाउसिंग के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि पहली दफ़ा उनकी हुकूमत की पॉलिसीज़ के नतीजे में एक तनख्वाहदार आदमी पाकिस्तान में अपना घर ओन कर सकता है। इससे पहले ये ज़रूरी था कि घर चूँकि बैंक फाइनेंसिंग पे नहीं मिलता था, लोगों को पहले सरमाया इकट्ठा करना होता था, पैसा बचाना होता था, फिर वो घर ले सकते थे। क्या एग्जैक्ट वर्ड से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के वो सुनते हैं? अगर आपके पास कैश है तो आप घर ले सकते हैं। तनख्वाहदार लोगों के जिनके पास कभी कैपेसिटी नहीं थी कि वो कैश दे के घर ले सकें, 12 साल 13 साल पहले के प्रोजेक्ट्स जो रुके हुए थे उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन ही नहीं शुरू हुई थी, वो आपने 3.5 सालों में कंप्लीट किए हैं। तो मैं आपको इसकी अप्रिसिएशन करता हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत के अदाद व शुमार हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में बेतहाशा इजाफा हुआ, फॉरेन रेमिटेंसेस में भी इजाफा हुआ है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हुई है, आईटी की भी ग्रोथ हुई है, एग्रीकल्चर की भी ग्रोथ हुई है। वो बहुत से अदाद व शुमार अखबारी रिपोर्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूसर साहब आपको स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। लेकिन आज वज़ीर आज़म ने जब हेल्थ कार्ड का इजलास हुआ, हेल्थ कार्ड का आगाज़ हुआ है पंजाब में, जहाँ पर 120 मिलियन की आबादी ने 12 करोड़ की आबादी को हेल्थ कार्ड देने का फैसला हुआ, जहाँ पर पंजाब के चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब जो हैं उन्होंने भी उसकी छोटी सी तकरीर वहाँ पे की। वहाँ वज़ीर आज़म ने हेल्थ कार्ड के बारे में क्या कहा? पंजाब के अंदर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मतलब कि हर घर को, हर ख़ानदान के पास एक हेल्थ कार्ड 10 लाख रुपए का। इसके अंदर कोई भी ख़ानदान पाकिस्तान का वो सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाके अपना इलाज करवा सकता है। और अमीर तरीन मुल्कों के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस होती है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस के लिए उनको प्रीमियम देना पड़ता है। ये जो हम करने जा रहे हैं, ये शायद ही दुनिया में किसी मुल्क में इतना एम्बिशियस प्रोग्राम किसी ने किया हो। नाज़रीन, बज़ाहिरन ऑन द फेस ऑफ इट तो यही लगता है कि हुकूमत का हेल्थ कार्ड एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। पंजाब जैसे बड़े सूबे में जब 12 करोड़ लोगों को हेल्थ कार्ड मिलेगा तो हुकूमत का एक बहुत बड़ी सियासी कामयाबी होगी, जो हुकूमत को इलेक्शन में भी बहुत ज़्यादा एक उस पोजीशन को मुस्तहकम कर सकती है। लेकिन साथ ही हुकूमत ने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ऊपर जो उसका रॉ मटेरियल है उसके ऊपर 17% सेल्स टैक्स की ड्यूटी, जो इससे पहले कभी भी नहीं थी, वो आयद कर दी है, जिससे ज़ाहिर है कि दवाइयाँ जो हैं, अद्वियात बहुत महंगी हो जाएंगी। और जो 10 लाख का बजट रखा है जिसके अंदर ज़ाहिर अद्वियात भी हैं और चीज़ें भी हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वो हेल्थ कार्ड की जो वायबिलिटी है, उसका जो फ़ायदा है वो गालिबन बहुत कम हो जाएगा। यही वो चीज़ है जिसकी तरफ अपोजिशन के लीडर शहबाज शरीफ साहब ने इस मिनी बजट की तकरीर में असेंबली में इशारा किया था। भूख नंग का बजट है, महंगाई का बजट है, लोगों को बेरोजगार करने का बजट है। हर सफ़े के ऊपर लिखा था महंगाई महंगाई और महंगाई। अद्वियात के जो रॉ मटेरियल है उसके ऊपर भी 17% इन्होंने टैक्स लगा दिया। फिर दवाइयाँ तो पहले ही आसमानों से बातें कर रही हैं। जो रॉ कॉटन उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया। वो जो मुर्गी जो अंडे देती थी, आप उसी का गला काट रहे हैं इस जीएसटी के जरिए। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत ने एक्सपोर्ट्स में इजाफा कर लिया है, हुकूमत ने रेमिटेंसेस में इजाफा कर लिया है, हुकूमत ने बहुत से लूप होल्स जो हैं उनको बंद कर दिया है, हुकूमत के टैक्सेस में इजाफा हो गया है। आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास और पाकिस्तान के कमर्शियल बैंक्स के पास पहले से कहीं ज़्यादा फॉरेन रिजर्व्स हैं। ये सब चीज़ें अपनी जगह सही हैं, लेकिन एक आम आदमी जिससे हुकूमत को वोट चाहिए, हुकूमत की सियासी इस्तेहकाम के लिए आगे की कामयाबी में, 2 दिन पहले 3 दिन पहले वज़ीर आज़म ने यह कहा, संडे के दिन जब इतवार के दिन वो लोगों के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे, उन्होंने बहुत ही पुरएतमाद तरीके से कहा था कि ना सिर्फ ये हुकूमत कंप्लीट होगी, अपनी मुद्दत पूरी करेगी, बल्कि अगले 5 साल के लिए उन्हीं की पार्टी इंतखाब जीतेगी और वो हुकूमत करेगी। तो ज़ाहिर है इसके लिए उनको आवाम की सपोर्ट चाहिए। लेकिन आवाम जैसे जैसे हुकूमत IMF के प्रेशर में टैक्सेस ज़्यादा लगा रही है, जो पहले की दी हुई कंसेशंस थी सेल्स टैक्स की, विदहोल्डन टैक्सेस की, उन्हें विड्रॉ कर रही है, वैसे वैसे आवाम की मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है। एक आम टेलीविज़न प्रोग्राम में जब हुकूमत एक तरफ होती है, दूसरी तरफ अपोजिशन के नुमाइंदे होते हैं, तो इस किस्म की तकरार होती है कि असल इशूज़ गुम हो जाते हैं। आज अपोजिशन का बंदा कोई नहीं है, हमारे साथ हुकूमत के स्पोक्स पर्सन होंगे जनाब मुजम्मिल असलम साहब, जो कि फॉरेन फाइनेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन हैं और स्पोक्स पर्सन भी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के, खुद भी एक इकोनॉमिस्ट हैं, वो हमारे साथ होंगे। उसके साथ ही हमें तौकीर हक साहब ज्वाइन करेंगे, जो चेयरमैन रह
चुके हैं पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन PPMA के। हमें ज्वाइन कर सकेंगे मोहम्मद हसन बख्शी साहब जो कि चेयरमैन रह चुके हैं एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पाकिस्तान आबाद के, और जहन में रहे कि आबाद हुकूमत का की स्टेक होल्डर्स है उस लो इनकम हाउसिंग के लिए जिसका कि कल एक दिन पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जिक्र किया। सो वेरी वार्म वेलकम टू मुज़म्मिल असलम साहब, वेरी वार्म वेलकम टू तौकीर हक साहब, वेरी वार्म वेलकम टू मोहम्मद हसन बख्शी साहब। और अगर मेरे साथ हैं इस वक्त मुज़म्मिल असलम साहब, मुज़म्मिल असलम साहब आपने अगर सुन लिया है, क्योंकि आपको कुछ मिनट लगे मुझे ज्वाइन करते हुए, कि ये सही है, मतलब हम फॉर ऑब्जेक्टिव रीजंस ऑफ रैशनल डिस्कशन हम ये बात मानते हैं हुकूमत ने एक्सपोर्ट्स में इजाफा कर लिया, फॉरेन रिजर्व्स आज हुकूमत के ज़्यादा हैं, हुकूमत की टैक्स कलेक्शन पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर है, IMF की कैश है जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है उसकी रुकावट भी आपने दूर कर ली, बहुत सी रिफॉर्म्स की। लेकिन एक आप जैसे जैसे ये टैक्सेस लगा रहे हैं, जहां आप 17% टैक्स लगाते हैं उसके ऊपर 5, 6, 7 या 10% विदहोल्डिंग टैक्स भी साथ लग जाता है, वैसे वैसी चीज़ें महंगी होती चली जा रही हैं और लोगों की ज़िंदगी मुश्किल होती चली जा रही है। वही लोग जिनको आप हेल्थ कार्ड देना चाह रहे हैं, वही लोग जिनको आप बेहतर टेलीकम्युनिकेशन देना चाह रहे हैं, वही लोग जिनके आपको वोट चाहिए। क्विक आपका रिस्पॉन्स क्या है इससे पहले कि मैं फार्मास्यूटिकल्स के पास जाऊं? देखें, सबसे पहले तो हमने जो है ना ये टैक्स एग्जेम्पशन को जो विड्रॉ किया है, कोई नया टैक्स नहीं लगाया। नंबर 1, ये पहले किसी ज़माने में टैक्स होगा, इसको एग्जेम्पशन कर दी, कभी रिड्यूस कर दिया, कभी ज़ीरो रेटिंग कर दी। उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि आप टैक्स इकट्ठा पूरा करें और फिर उसको टारगेट करें। पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है और हमने वो एक सिंपल सा फॉर्मूला किया। ये वाहिद हुकूमत है कि जिसने 4 साल में टैक्स की शरह नहीं बढ़ाई। मुझे अच्छी तरह याद है कि ये आप फार्मास्यूटिकल्स के दवाइयों के लिए कह रहे हैं, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की बात कर रहे हैं, जो रॉ मटेरियल आता है चीन से और हिंदुस्तान वगैरह से, उसकी बात कर रहे हैं। देखें, मैं आपसे जनरलाइज बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान में पिछली जितनी हुकूमतें आती थी, GST 15% से शुरू हुआ, 17 हुआ, फिर एडिशनल सेल्स टैक्स हुआ। ये वाहिद हुकूमत है जिसने इस तरह की हरकतें नहीं की कभी, और अभी ये फर्स्ट टाइम जो है हमने इसको इम्प्लीमेंट कराया, एग्जेम्पशंस विड्रॉ किए, और उसके पीछे मोटिवेशन ये कि जो ये 17% टैक्स है, अगर हम कामयाब हो जाते इसको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली नीचे 15 और सिंगल डिजिट में लिया है। नंबर 1। नंबर 2, आपने बात की सेहत कार्ड की। देखें, आज पाकिस्तान में आज तक जो है ना हेल्थ सिक्योरिटी नहीं थी, तो हर कोई गरीब अमीर आदमी एक बफर रखता है कि घर में कोई बीमारी आ जाए तो वो पैसे इस्तेमाल हो जाए। ये हेल्थ कार्ड की वजह से कितना बड़ा बम्पर जिसे कहते हैं एक रिलीफ मिल गया लोगों को, वो पैसे जो है उनको बफर में नहीं रखने पड़ेंगे। उसके अलावा ये सिर्फ सोशल सेक्टर साइड पे नहीं है, जिन गांव देहातों में जिनके परचेजिंग पावर नहीं थी हेल्थ बाय करने के लिए, अब वहां पे अस्पताल खुलेंगे, नए डॉक्टर्स रिक्रूट होंगे, एक एम्प्लॉयमेंट और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जनरेट होगी। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि देखें, ये हम किसी के साथ ये फार्मास्यूटिकल का भी व्यू ले लें, बिकॉज़ मैं चाहता हूं कि सारे ये एक्चुअली 30 मिनट, हाँ ये 30 मिनट की डिस्कशन है ना। एक बात सिर्फ 1 सेकंड दे दें, एक सेकंड हक साहब केस स्ट्रेट करें। डॉक्टर साहब 1 सेकंड दे दें, 1 सेकंड दे दें। देखें, जब कोविड आया था, जितने रिलीज फार्मास्यूटिकल्स और हेल्थ सेक्टर को दिए गए, दवाएं मंगाने में, इक्विपमेंट मंगाने में, शायद पाकिस्तान की तारीख में इतने कम टाइम में ना मिले हो। प्लीज गो अहेड। ठीक, तौकीर हक साहब केस स्ट्रेट करें अपना। वो कहते हैं हमने टैक्स लगाया ही नहीं, हमने तो सिर्फ एग्जाम्पशन विड्रॉ की। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, पहले तो शुक्रिया आपने प्रोग्राम में लिया। ये बिल्कुल सही नहीं है। आज तक फार्मास्यूटिकल के रॉ मटेरियल की इंपोर्ट पे कभी भी सेल्स टैक्स नहीं था, ना ही दवाइयों पे सेल्स टैक्स है, और वो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी प्राइस, अगर सेल्स टैक्स जो है वो पेशेंट पे को देना पड़ेगा तो 17% प्राइस वैसी बढ़ जाएगी। तो रॉ मटेरियल जो कि 95% हम इंपोर्ट करते हैं इंडिया, चाइना और कई दूसरी कंट्रीज से, तो अब ये सेल्स टैक्स लगने, अव्वल तो सेल्स टैक्स होना ही नहीं चाहिए। आज से कोई 15-20 साल पहले भी ये शुरू हुआ था और इसको विड्रॉ करना पड़ गया था गवर्नमेंट को। अव्वल तो आई अंडरस्टैंड कि ये फाइनेंस बिल आ गया और उसमें इन्होंने कर दिया है IMF के प्रेशर में, बट ऑन द वेरी फर्स्ट स्टेज ये होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर ये लगा दिया है
तो हमने हमारी पूरा डेलीगेशन हमने शौकत तरीन साहब के पास भी गए, हम चेयरमैन FBR से भी मीटिंग की है और हम पूरा डेलीगेशन लेके गए थे। हमने इसकी इम्प्लीकेशन बताई है। इम्प्लीकेशन ये है कि कोविड की वजह से आप ये देखें, सबसे पहले तो देखें डॉलर रेट कहाँ से कहाँ चला गया है वर्सेस रुपी, और फिर जो सप्लाई चेन का इशू आ गया है, जो हमारा रॉ मटेरियल आता था अगर $1000 का कंटेनर था वो $8000 पे कंटेनर मिल रहा है। तीसरी चीज़ ये कि पिछले 2 साल से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हैज़ इंक्रीज ट्रिमेंडसली। आप एनर्जी और देखें, गैस देखें, बिजली देखें, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इस वक्त सख्त प्रेशर में है और इनके कैश फ्लो बुरे तरीके से इफेक्ट हुए हैं। अगर ये सेल्स टैक्स इंपोर्ट पे रॉ मटेरियल पे लगा ही दिया इन्होंने, उससे अब क्या इशू होगा? उससे इशू ये है कि हमारी इंडस्ट्री के कैश फ्लो बुरी तरीके से इफेक्ट होंगे। ऑलरेडी हम पिसे हुए हैं इन तमाम रीजंस की वजह से। उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि देयर आर सो मेनी लाइफ सेविंग ड्रग्स और क्रिटिकल मेडिसिन जिस पे ऑलरेडी हमारे मार्जिन्स बड़े लो हैं। तो जब कैश फ्लो का हिट आएगी तो ये बहुत सारी हमारी जो इंडस्ट्री की कंपनीज हैं वो दे विल नॉट बी एबल टू इम्पोर्ट रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल रिफंड आपको वापस नहीं मिल जाएगा सेल्स टैक्स का? मेरा क्विक सवाल आपसे, ये रिफंड आपको वापस नहीं करेंगे? बिल्कुल कहते हैं रिफंड वापस करेंगे, एडजस्ट कर नहीं, ये बिल्कुल करेंगे, ये बिल्कुल करेंगे। ये ज़ीरो रेट पे इन्होंने किया है। अब हमने एक दरख्वास्त दी है कि अगर वाकई गवर्नमेंट को प्रेशर है, वो डॉक्यूमेंट करना चाह रहे हैं या IMF का प्रेशर है, तो सेल्स टैक्स अगर 17% लगा रहे हैं तो आप हमें इसको प्रोक्योरमेंट पे हमें रिफंड करें, ना कि कंजम्पशन पे। क्यों हम ये कह रहे हैं? क्योंकि फार्मास्यूटिकल का रॉ मटेरियल जो आता है वो उसमें MOQs के इश्यूज होते हैं, और अगर एक रॉ मटेरियल 100 kg हमने मंगाया किसी ड्रग का, उसको कंज्यूम होते होते साल या 8 महीने 9 महीने लग जाते हैं। तो इस पूरे ड्यूरेशन में हमारा कैश फ्लो फंसा रहेगा। अगर ये प्रोक्योरमेंट पे कर देते हैं तो ये हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, और यही रिक्वेस्ट हमने बार बार की है। अभी हमने परसों भी हमारी मीटिंग हुई है। और अगर ये नहीं, जरा रुकिए, इससे पहले कि मुज़म्मिल असलम साहब का जवाब लें, मुझे जरा आबाद को लाने दीजिए। हसन बख्शी साहब, प्राइम मिनिस्टर ने कल भी इसका जिक्र किया, हुकूमत इस पे बहुत फख्र करती है कि वो लो इनकम हाउसिंग स्कीम पाकिस्तान में ला चुके हैं, जिसमें एक आम आदमी जो है बैंकिंग फाइनेंस की मदद से सस्ते घर हासिल कर सकेगा, तनख्वाहदार आदमी कर सकेगा। हुकूमत ने यह भी बारहा कहा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है उसके साथ 40 या 50 या 60 इंडस्ट्रीज उस पर डिपेंडेंट है। लेकिन क्या मसला है कि आपकी जो इंडस्ट्री है वो रो रही है, चीखें मार रही, क्या वजह है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मोहित भाई। इसमें कोई शक नहीं कि इस प्राइम मिनिस्टर ने जितना फोकस इस इंडस्ट्री में काम किया है किसी और प्राइम मिनिस्टर ने हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में नहीं किया है। बट इसमें भी कोई शक नहीं कि इन्हीं के दौर में सरिया, जिसकी कीमत जो मेन रॉ मटेरियल है कंस्ट्रक्शन का, 75,000 रुपये पर मीट्रिक टन से 1,95,000 मीट्रिक टन भी होना है। और हमारी इसमें चंद गुजारिशात प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा और ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है जो मैं बताता हूँ। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इंटरनेशनल प्राइजेस बढ़े हैं, फ्रेट प्राइजेस बढ़े हैं, जिसकी वजह से ये बड़ा प्राइस में फर्क आया है। जब $600-650 इंटरनेशनल प्राइस थे 2016 में, और ये गिर के $400 पर मीट्रिक टन हुए सरिये की प्राइस, तो 15% रेगुलेटरी ड्यूटी लगी, और फिर $250 हुए तो ये 30% कर दी गई। और ये तय पाया था कि जैसे ये रिवर्स करेगी इंटरनेशनल मार्केट प्राइस और इसको हम बतदरीज कम कर देंगे। आज $750 है और ये 30% रेगुलेटरी ड्यूटी अपनी जगह मौजूद है, जिससे लोकल मैन्युफैक्चरर्स को एक अनड्यू एडवांटेज हो रहा है। आज इंटरनेशनल मार्केट में जहाँ पर कैपिटल इनकम $25,000 या $20,000 है, वहाँ सरिया मिलता है $1,35,000 रुपये पर टन में, और पाकिस्तान में मिलता है $1,95,000 रुपये टन पे। ठीक है। तो क्यों जब हम कहते हैं रेगुलेटरी ड्यूटी हटा दी जाए, तो मेरे फाइनेंस मिनिस्ट्री ये कहती है कि हमें रेवेन्यू का लॉस होगा। मुझे ये बता दें मुजम्मिल भाई कि 2 साल में कितना सरिया इंपोर्ट हुआ है जिसपे रेगुलेटरी ड्यूटी ₹1 भी पाकिस्तान ने। मुजम्मिल साहब, जरा 90 सेकंड के अंदर जल्दी से इसका जवाब दे दें, बड़ा इंटरेस्टिंग और रेलेवेंट सवाल है आपके लिए। सर एक मुजम्मिल भाई, एक चीज और, दूसरी चीज ये कहते हैं कि हमारे पास लोकल इंडस्ट्री सफर करेगी अगर हमने अलाउ आपको किया। तो देखिए, 10 इंडस्ट्री जिन्होंने कातिल बनाई है और पूरे पाकिस्तान का 22 करोड़ लोगों को परेशान किया जा रहा है, इसका क्या जवाब है?
और इसका जो बड़ा रेलिवेंट सवाल ये कहते हैं कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं, स्क्रैप आ रहा है $550 पर टन पे, विच इज 99,000 रुपये पर टन इम्पोर्ट हो रहा है, और जबकि सरिया बना हुआ ब्रांड न्यू 1,35,000। मुजम्मल साहब से जरा जवाब ले ले, फिर ब्रेक आ जाएगी। मुजम्मल साहब क्या वजह है कि आप कार्टेल की सपोर्ट कर रहे हैं, आप आदमी को सपोर्ट नहीं कर रहे? सर ये आप इनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, दोनों मेडिसिन वाले और स्टील वालों, कंस्ट्रक्शन वालों के कार्टेल की बात करें किसकी? खैर मैं जवाब पहले दे दूं, इंपॉर्टेंट देखें, बात यह है कि हमें जो बदनाम किया, हमें स्टील है, सीमेंट है, ये कार्टेल। जी मेरी हमें ये तो सुनते लें, हमें जो सबसे ज्यादा बदनाम किया गया वो किया गया कि हमने मेडिसिन की प्राइसेस बढ़ाई पाकिस्तान में। ये हमारा जुर्म है कि हमने फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री को सपोर्ट किया और पब्लिक की ओपिनियन अपने खिलाफ की। आप हर देख लें प्रोग्राम में ये बात होती है, लेकिन जो है मेरे फार्मा के भाई ने बात नहीं की। दूसरा, इन्होंने कैश फ्लो की बात की। 800-900 अरब रुपए का इनका रॉ मटेरियल आता है। आपको पता है सबसे ज्यादा बदनाम फार्मास्यूटिकल किस चीज में है? फार्मास्यूटिकल बदनाम इसलिए है कि वो कमीशन बांटते हैं बड़े बड़े 40-40, 50-50%, और जो है वो वाया डॉक्टर्स को भी बांटते हैं, फिर बाहर ट्रैवल जहाज भर भर के लेके जाते थे। तो ये कैश फ्लो का और ये जो है डॉलर की बात करके और एक सिंपैथी, देखें हमने इनको जीरो रेटेड कर दिया, रिफंड कर दिया। अब कैश फ्लो इनका नहीं है, ये इनका प्रॉब्लम है। अब ये कहें कि हमें इनको पैसे भी लाके दें कारोबार करने के लिए, मशीनरी भी ड्यूटी फ्री कर दें, सारा कुछ कर दें, तो ये नहीं हो सकता। हमें भी मुल्क चलाना है। आ जाए स्टील पे। अब स्टील पे ये कह रहे हैं कि वैसे ही रेगुलेटरी ड्यूटी इतनी है और आपको जो है टैक्स तो मिल नहीं रहा, तो आप जो है रेगुलेटरी ड्यूटी नीचे कर दें। भाई बात यह है कि अगर मुल्क में 100 टन का इस्तेमाल होता है तो 100 टन में 100 का टन अगर लोकल मकामी कंज्यूमर से मिल रहा है तो फिर 60 मकामी करेगा, 40 बाहर से करेगा, तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और दूसरी बात आपने की सर, आपने कहा कि 99,000 1 लाख रुपए का वो आता है, स्क्रैप आता है। आपको पता है कि इसका सबसे बड़ा रॉ मटेरियल उसके बाद क्या है? उसके बाद सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है बिजली, फिर तीसरे नंबर पे उसका रॉ मटेरियल है एलॉयज, फेरो एलॉयज, जिससे ये सरिया, फिर उसके बाद री रोलिंग, फिर उसके बाद हम लेते हैं सेल्स टैक्स वगैरह। आप अभी ये कह रहे हैं ना कि बाहर से ये 1,35,000 रुपए का आ जाएगा, आपके वारे में ही नहीं है। अगर आप 10%, 5% ड्यूटी कम कर लेंगे 10,000, 15,000 पे टन पड़ेगा। और दूसरी बात यह कि आपने स्टील की तो बात की, जब आपकी इंडस्ट्री नहीं चल रही थी हमने एफईडी सीमेंट पे उड़ा दी, आपके सारे टैक्सेस उसको खत्म कर दिया, आपसे सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का नहीं पूछा। और इससे ज्यादा क्या हो सकता है सर? आप मुझे बताए तो सही, अब इंटरनेशनल प्राइस हाइक है, ये कोई हमारी बढ़ाई नहीं है। इस पे इंडस्ट्री का जवाब ले लेते हैं, टैक्स नहीं लगा दिया, इंडस्ट्री का जवाब ले लेते हैं। मेरे साथ रहिए मुजम्मल साहब, मुझे ब्रेक, ये लाइव प्रोग्राम है, मुझे ब्रेक लेने दीजिए। गुफ्तगू ये है कि वजीर आजम पाकिस्तान मसलसल कहते हैं, तहरीक इंसाफ कहती है, हुकूमत कहती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कहती है कि हमने एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की बढ़ा दी, हमने रिजर्व्स पाकिस्तान के बढ़ा दिए, हमने टैक्सेस को बढ़ा दिया, हेल्थ कार्ड इंट्रोड्यूस कर दिया, हाउसिंग स्कीम ले आए। लेकिन दूसरी तरफ वही इंडस्ट्री, वही बिजनेसेस और वही आवाम जिनके लिए सब कुछ किया जा रहा है, वो चीखें मार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हर टैक्स जो नया लग रहा है उससे उनकी जिंदगी मुश्किल होती चली जा रही है। ब्रेक के बाद इंडस्ट्री का मजीद इस पे आर्गुमेंट लेते हैं, उनका मौकफ लेते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन वक्फे से पहले आपने सुना कि मुजम्मल असलम साहब ने, जो कि पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने पाकिस्तान की अद्वियात जो मैन्युफैक्चरर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, तौकीर हक साहब हमारे साथ हैं, उनका जो स्टैंड पॉइंट है, और हसन बख्शी साहब जो कि आबाद यानी कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों ही के आर्गूमेंट्स को उन्होंने कलअज़म करार दे दिया। उन्होंने कहा ये बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड है, ये हकीकत पे मबनी नहीं है, इनमें कोई वज़न नहीं है इन आर्गूमेंट्स में। इससे पहले कि हम जवाब लें तौकीर हक साहब का, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का और बिल्डर्स का, मैं मुजम्मल असलम साहब को सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि मुजम्मल असलम साहब, ये तो सिर्फ 2 इंडस्ट्रीज़ हैं जो इस वक्त प्रोग्राम के अंदर जिनके नुमाइंदे मौजूद हैं। हमने और भी बहुत सी इंडस्ट्रीज़ के आर्गूमेंट्स और मौक़िफ़ को इकट्ठा कर रखा था, लेकिन वक्त नहीं है। उसमें हमारे पास जो प्रोटेस्ट वॉइस हैं, जो हमारे पास वीडियोज़ हैं, उसमें पावर लूम्स वाले भी हमें प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं टैक्सेस के ख़िलाफ़। ऑटो डीलर जो हैं, जो कार बेच रहे हैं, बिकॉज हुकूमत कह रही थी कारें बहुत बिक रही हैं, वो कह रहे हैं गाड़ियाँ अब नहीं बिक पाएंगी, टैक्सेस इतने बढ़ गए हैं। जो सोलर प्रोजेक्ट्स हैं उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, सोलर पैनल वाले प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। फिर सबसे दिलचस्प ये है कि $200 से ऊपर, जो महज 33,000 रुपये बनते हैं, आज से 3 साल पहले ये 20,000 रुपये बनते थे, उसके ऊपर के जो फ़ोन है उस पर हुकूमत ने 17% सेल्स टैक्स लगा दिया है। और जो महंगे फ़ोन है जैसे आईफोन है या सैमसंग के हैं, वहाँ हुकूमत ने जो टैक्स PTA का 48,000 का था उसको बढ़ा के 75,000 रुपये कर दिया है। तो लोग ये कहते हैं कि अब तो सिर्फ मिनिस्टर्स या SAPM है वही यूज़ कर सकेंगे iPhone 13 Pro Max या S20 जो है। एक आम पाकिस्तानी पढ़ा लिखा जो प्रोफेशनल है अब ये फ़ोन उसकी
इस तरह से बाहर हो गए हैं। बहरहाल तौकीर साहब नहीं मानते, वो समझते हैं कि आपने अफसाना घड़ा है, मफरूज़ा है आपका, और कोई हकीकत नहीं है आपके आर्गूमेंट्स में। अच्छा, थैंक यू सो मच जी। पहले तो ये मुज़म्मिल साहब को मैं पैगाम पहुँचाना चाहूँगा कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कोई कार्टेल नहीं है, और दूसरा ये जवाब नहीं है कि जी वो कमीशन देते हैं और ये देते हैं। दिस इज़ अ वेरी जनरल स्टेटमेंट। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत रिस्पेक्टेबल इंडस्ट्री है, और आपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का रोल देखें, इट्स अ वेरी सेंसिटिव इंडस्ट्री कि कोविड में हम लोगों ने जाने गंवा के किस तरह दवाइयाँ जो है मुहैया की हैं, और कितनी जल्दी कोविड की दवाई लेके आए हैं। और जब भी कोई ऐसा क्लैमिटी आई है तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हमेशा उन्होंने करोड़ों की अद्वियात जो है वो फ्री बांटी हैं। अब ये जो कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं ना इंडस्ट्री की तरफ से कि अगर आपने सेल्स टैक्स लगाना है और आपने हमें रिफंड भी करना है, तो एक बहुत ही हम तो साथ हैं गवर्नमेंट के, और गवर्नमेंट का हम ये शुक्रिया अदा करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया कि जी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री उनके फोकस पे है, एंड दिस इज़ देयर पॉलिसी टू गिव फोकस टू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ताकि एक्सपोर्ट बढ़े और नई इन्वेस्टमेंट आए। और इसके लिए रज़ाक दाऊद साहब के भी हम शुक्रगुजार हैं, और डॉक्टर फैसल सुल्तान के भी, कि हमें रिलीफ मिला। एक तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी गवर्नमेंट लेके जो कई सालों से फंसी हुई थी, API की पॉलिसी आई है और ड्यूटीज़ पे रिलीफ दिया है हमें जो फार्मास्यूटिकल मशीनरीज पे। लेकिन अब ये जो 17% का जवाब ले लेंगे, फिर मैं बिल्डर का भी पॉइंट ऑफ व्यू लूं। नहीं सिर्फ नहीं मेरा नहीं एक सिर्फ इसका क्विकली जवाब दे, बिकॉज़ मैं बिल्डर पॉइंट ऑफ व्यू ला रहा हूं। हाँ बिल्कुल, मैं सिर्फ जवाब ये दे रहा हूँ कि रिक्वेस्ट ये है गवर्नमेंट से कि इसकी इम्प्लीकेशन देखें, और अब इसको परचेज पे कर दें। इक्विपमेंट आपने रिइंबर्स करना है, परचेज पे कर देंगे तो हमारे लिए रिलीफ मिलेगा, और कंटिन्यू सप्लाइंग मेडिसिन एबल। क्या इस डिमांड पे हुकूमत कर सकती है नजर सानी? बिल्कुल, अगर देखें बिल्कुल अगर जायज़ होगी तो कंसीडर करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताएं कि दवाइयाँ ब्लैक नहीं होती मार्केट में, यहाँ पे मिसयूज़ नहीं होता। जब ये कह रहे, एक तरफ तो कह रहे कि हमने ये सब कुछ किया है इस मुल्क में। हाँ नहीं, एक बात मेरी तो सुन लेना, मेरी तो कंप्लीट करने दे बात। हमने देखे अभी खुद इन्होंने बताया कि कितने रिलीफ्स दिए इस इंडस्ट्री ने। हमने ये सेल्स टैक्स भी एक ग्रेटर इंटरेस्ट के लिए किया। अभी ये जो सेहत कार्ड है, ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी इनडायरेक्टली फार्मास्यूटिकल सेक्टर होगा, जो गांव देहातों में सेहत बाय नहीं कर सकते थे, अब वहां अस्पताल खुलेंगे, वहां सारा कुछ महंगी हो जाएंगी। देखिए ये एक नेशन का इंटरेस्ट है। समझते कि महंगी हो जाएंगी, ये खुद कह रहे नहीं होगी, वैल्यूएबल रहेगा। ये खुद महंगी हो जाएंगी तो कितना सर, ये खुद कह रहे हैं कि कैश फ्लो का प्रॉब्लम है। अगर सर ये किसने कह दिया महंगी हो जाएगी? खुद कह रहे हैं कि कैश फ्लो का प्रॉब्लम है रिफंड का। सेहत कार्ड में मुज़म्मिल साहब, सेहत कार्ड में जो आप नॉर्मली दवाइयाँ दी जाएंगी वो आम इस्तेमाल की होगी। वो इसलिए कि जब आपके पास कैश फ्लो का इशू होगा और आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो बहुत सी अद्वियात शॉर्ट हो जाएंगी। कैश फ्लो का इशू या तो हमने आपके हमने आपके कोई ग्रॉस प्रॉफिट पे जो है ज्यादा टैक्स कर दिया। आप कैश फ्लो का अरेंज करें ना सर मुज़म्मिल साहब। हाँ, आप कैश फ्लो का अरेंज करें ना, कारोबार कर रहे हैं सर, सब कारोबार करते हैं। हुकूमत नहीं मानती आपका आर्गुमेंट जो स्टील पे रेगुलेटरी ड्यूटी का आर्गुमेंट है, और 72 घंटे में रिफंड और स्क्रैप का आपका आर्गुमेंट है। हुकूमत नहीं मानती, हुकूमत नहीं मानती। 72 घंटे में रिफंड जाएगा तो सुना जाएगा, तो आप ये सुन लीजिए ना। तो बस आप सिर्फ प्रोक्योरमेंट पे, परचेज पे कर दें, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। ये दैट विल हेल्प अस अ लॉट। लो इनकम हाउसिंग, अच्छा हुकूमत नहीं मानती रेगुलेटरी ड्यूटी को। ये बताएं कि लो इनकम हाउसिंग का कहां जाके ठहरेगा रेट जो हुकूमत देना चाहती थी 27 लाख का? एक मिनट सर, मुज़म्मिल साहब शायद समझे नहीं, मैं कोई ड्यूटी में कमी नहीं कह रहा हूँ। मैं जो रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई है, जो अनड्यू प्रोटेक्शन लोकल इंडस्ट्री को मिल रहा है, वो मैं इक्वल प्लेइंग फील्ड चाह रहा हूँ। क्योंकि जो पैशन इमरान खान साहब का एक गरीब आदमी को मकान देने का है, मुज़म्मिल साहब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से ने सिर्फ ऐनक ये फाइनेंस का छोड़ के जितनी मेहनत 128 मीटिंग प्राइम मिनिस्टर ने कंडक्ट की है, दिस इज नॉट फॉर मी। ये एक आम आदमी जो 20-25 लाख का मकान लेना चाहता है ना, देखिए ये इसका मसला है, इसमें आपको रोल प्ले करना है। और आपका नुकसान 1 रुपए का नहीं है, ना फॉरेन एक्सचेंज का नुकसान है, ना आपका रेवेन्यू का नुकसान है। सिर्फ आपने हुकूमत की थिंकिंग के साथ अलाइन होना है। जी मुज़म्मिल साहब,
देखिए मुजफ्फर साहब, आर्गुमेंट ये है कि जो पावरफुल स्टील मेकर है उसको आपने प्रोटेक्शन दी हुई है इस रेगुलेटरी ड्यूटी के जरिए, और जिसके नतीजे में प्राइम मिनिस्टर की हाउसिंग स्कीम तो फेल हो जाएगी। और कुछ बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि इस वक्त स्टील इंडस्ट्री, जो छोटे स्टील वाले वो बंद हो गए। वो कह रहे हैं हम 1,95,000 में भी नहीं दे सकते, हमें अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और इसमें बताऊं कि 30-40 हजार का टैक्स है, 1,05,000 का उनका सरिया वो आ रहा है, स्क्रैप आ रहा है, फिर उसको प्रोसेस करके वो 1.5 लाख में बेच रहे हैं, बाकी 30-35-40 हजार टैक्स है। आप अगर ये कहते हैं कि जी स्टील वाले मजे कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये ग्लोबल और ये टाइम फॉर द टाइम बीइंग प्रेशर है। इंटरनेशनल मार्केट्स में पिछले 1 साल में सारी तेजी आई है। $250 का स्क्रैप, आप खुद पूछें इनसे कि $550 हुआ है कि नहीं हुआ। फ्रेड जो है, जो खुद बताया अभी कि $1,000 वाला कंटेनर $6,000 $7,000 पे चला गया। तो इसमें हुकूमत क्या कर सकती है ये बताएं। और दूसरी बात ये कि 30 लाख वाले घर में मुझे ये सिर्फ बताएं कि कितने लाख का सरिया लगेगा। पहले वाली 1 लाख की कीमत पे बता दें सर। अगर वो 3 लाख का या 4 लाख का लग रहा है तो मुजम्मल साहब, तौकीर हक साहब, बख्शी साहब, बहुत शुक्रिया। ये डिस्कशन बहुत ही आम आदमी के समझने के लिए, एक आम सियासी डिस्कशन से बहुत ज्यादा मुफीद है, बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन है, और ये होनी चाहिए। बदकिस्मती से मेरा, और ये सारी डिस्कशन आपने देखी कि किस तरह हुकूमत की टैक्सेशन पॉलिसी, हुकूमत की और बहुत सी पॉलिसीज, हाउसिंग पॉलिसी, हेल्थ कार्ड पॉलिसी को जेपरडाइज कर रही है। इस पर मजीद हम बात करेंगे, लेकिन आज वक्त इतना ही था। इसके लिए ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम बात करते हैं पोलियो, जहां पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट 1 बरस में कोई केस अभी तक सामने नहीं आया, शायद 1 केस आया है, उसकी भी हम बात करते हैं, उसमें क्या कामयाबी है पोलियो कैंपेन की, आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। जैसे कि मैंने वक्फे से पहले कहा कि हम बात करेंगे पोलियो के हवाले से, जहां बज़ाहिरन अब ऐसा लग रहा है कि पहला साल है गुज़श्ता कई बरसों के बाद, पहली दफ़ा एक ऐसा बरस 12 महीने कंप्लीट हुए जहां पाकिस्तान में पोलियो का कोई नया केस सामने बच्चों में नहीं आया। इस लिहाज से ये बहुत बड़ी कामयाबी है। याद रहे कि दुनिया पूरी पोलियो के मरज पे काबू पा चुकी है, बच्चों में ये नहीं पाया जा रहा। सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान दुनिया के 2 वाहिद ऐसे इलाके हैं, ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर अभी भी पोलियो का मर्ज जो है वो बच्चों में पाया जाता है, जहां इसका मुकम्मल तौर पे खात्मा नहीं हो सका। इसलिए ये मैटर ऑफ कंसर्न है। इस वक्त पाकिस्तान के पोलियो कैंपेन के कोऑर्डिनेटर फॉर नेशनल ऑपरेशन जो सेंटर है फॉर पोलियो एरेडिकेशन, डॉक्टर शहजाद बेग, जो एक वीडियो लिंक के जरिए मुझे ज्वाइन कर सकेंगे डेरा इस्माइल खान से, जहां वो इस वक्त मौजूद हैं इसी सिलसिले के हवाले से। और वहां पर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के स्पेशल असिस्टेंट फॉर हेल्थ डॉक्टर फैसल सुल्तान भी इस वक्त वहां पर पहुंचे हैं इसी हवाले से। डॉक्टर शहजाद बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, लेकिन मुझे ये बताइए कि इसका मतलब क्या है कि जो पहला आप कह रहे हैं कि ईयर 0 है जो हमारी नॉलेज में आ रहा है, इसका क्या मतलब है? जी, पाकिस्तान की जो 20-25 साल पोलियो प्रोग्राम की हिस्ट्री है, उसमें ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि 12 मंथ में, 12 महीनों में किसी भी बच्चे में पोलियो का वायरस डिटेक्ट नहीं हुआ। जो लास्ट पोलियो केस था जो डिटेक्ट हुआ था वो 27 जनवरी 2021 को था, और आज 26 जनवरी को पूरा 1 साल हो गया कि कोई केस नहीं रिपोर्ट हुआ। और यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है, मतलब है कि हमारा मतलब हमने कामयाबी हासिल कर ली है। इसका मतलब क्या है कि हमने कामयाबी हासिल कर ली है, चैलेंज खत्म हो गया है, या चैलेंज अभी है बाकी? जी, पाकिस्तान को पोलियो फ्री करने के लिए 3 साल तक पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई पोलियो का केस या वायरस डिटेक्ट नहीं होना चाहिए, और ये उसकी तरफ फर्स्ट 1 स्टेप है कामयाबी की तरफ। अच्छा, चैलेंज आपका है क्या वजह है कि हमें इतनी दुश्वारी, इतना चैलेंज हो रहा है, जबकि हिंदुस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, बर्मा, श्रीलंका और बहुत से गरीब ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने इस बीमारी पे, इस मर्ज पे काबू पा लिया है, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान काबू नहीं पा रहे? मसला है क्या? जी, मल्टीपल चैलेंजेस हैं, जिनमें सबसे पहले तो ये है कि देयर इज 90% ऑफ लोग तो इस वैक्सीन को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो हार्ड कोर इनकारी हैं, मुख्तलिफ वजूहात की वजह से वो कतरे नहीं पिलाते और वायरस जो है उनमें सर्वाइव कर जाता है। इसके अलावा हमारा जो डाटा कह रहा है कि साउथ केपी जो इस वक्त हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है कि वायरस जो है, अगरचे 1 साल से पोलियो का कोई केस तो रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन एनवायरमेंटल सैंपल्स जो हमें बता रहे हैं कि वहाँ पे वायरस अभी मौजूद है। सो ये भी हमारा है। इसके अलावा टीमों को धमकियाँ, उन पे हमले, सिक्योरिटी कंप्रोमाइज एरियाज, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है पोलियो प्रोग्राम के लिए। और इसके अलावा जो एक और वजह है कि पॉपुलेशन मूवमेंट
पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान इतनी ज़्यादा है, और आपको पता है कि अफ़गानिस्तान में बहुत सारे सिक्योरिटी कंप्रोमाइज एंड इवन इनएक्सेसिबल एरियाज थे, जिसकी वजह से वायरस सर्वाइव कर जाता है, और जब लोग वहाँ से दोबारा वापस आते हैं तो वायरस दोबारा पॉपुलेशंस में आ जाता है। डॉक्टर बेग, अच्छा आपने जिक्र किया कि हमले होते हैं, हम मसलसल सुनते हैं कि पोलियो के वर्कर्स पे हमले होते हैं, डॉक्टरों पे हमले होते हैं, मिडवाइस पे हमले होते हैं, सिक्योरिटी और पुलिस के ऊपर हमले होते हैं जो पोलियो टीम्स के साथ जाते हैं। वजह क्या है? लोगों के जहन में खतरा है क्या, खदशा है क्या, क्या है चीज़ उनके जहन में जिस वजह से वो पोलियो के ड्रॉप्स के खिलाफ उन्होंने एक पोजीशन ली हुई? जी, इसको दो तरह से देखने वाली बात है। एक तो ये है कि जब हमारी पोलियो टीम जो है वो घर में जाती हैं तो वहाँ पे जो बाज़ लोग होती हैं जिनको वो उनको धमकियाँ देते हैं, हरेस करते हैं, जुदो को भी करते हैं, इस तरह के वाक़यात रूनमा होते हैं। लेकिन इसके अलावा ये भी होता है कि बाज़ हमारे इलाके हैं, ख़ासकर KP और में जो अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर्स के एरिया हैं, जहाँ पे जो पुलिस वाले जो कि हमारी पोलियो टीमों के साथ उनकी हिफाजत पे मामूर होते हैं, उन पे फायरिंग होती है और काफ़ी पुलिस वालों की शहादत भी हुई है, और जिसकी वजह से पोलियो टीम्स का मोराल ख़राब होता है। डॉक्टर साहब, ये तो आप बता रहे हैं कि ऐसा होता है, हमले होते हैं। मेरा तो सवाल यह है कि लोगों के जहनों में खदशात क्या है, खौफ क्या है उन लोगों के जहनों में जो पोलियो ड्रॉप्स नहीं पिलाना चाहते, वो किस चीज़ से डरते हैं? जी, एक तो बाज़ लोगों में ये मिसकंसेप्शंस है, जैसे ये है कि जी इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है, हालांकि पूरी दुनिया के मुसलमान ममालिक एक्सेप्ट पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में पोलियो ख़त्म हो गया है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे बाज़ लोग ऐसी वीडियोज़ या ऐसे पैगाम नशर कर देते हैं जिससे ये पता चलता है कि जी ये वैक्सीन जो है वो सेफ़ नहीं है। सो वो अपनी 2 मिनट की शोहरत के लिए, अपने आप को पॉपुलर करने के लिए लोगों के ज़हन में खदशात बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से लोग इनकार करते हैं। इसके अलावा बाज़ लोगों में ये भी खदशात होते हैं कि एक दफ़ा या 2 दफ़ा कतरे पिला लिए हैं तो अब बार बार कतरे पिलाने की ज़रूरत नहीं है। इन सब वजूहात की वजह से, हालांकि जैसा कि हमने कोविड में भी देखा है कि वैक्सीन की जितनी ज़्यादा डोजेस दी जाएं उतना ही उनमें उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ती है। तो ये चंद खदशात है जिनकी वजह से लोगों को एप्रीहेंशंस होती हैं तो और वो कतरे पिलाने से इनकार करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं तो खुद डॉक्टर नहीं था, आप ये कह रहे हैं कि तमाम बच्चों को, पूरे पाकिस्तान के बच्चों को हर बरस पोलियो के कतरे पिलाने की जरूरत है, या एक दफा आपने पोलियो के कतरे पिला दिए तो अगले 3, 4, 5 बरस के लिए पूरे होते हैं? बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़त इतनी अच्छी नहीं होती बाज़ औक़ात, और उनमें कुछ बीमारियां भी होती हैं, इसलिए जितनी ज़्यादा दफ़ा कतरे पिलाए जाए उतना ही उन बच्चों में क़ुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा होती है। इसकी मल्टीपल डोजेस जो है बच्चों को पिलाना, ये उनके लिए फ़ायदा मंद है और इसका किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। साल में 2-3 दफ़ा? लेकिन डॉक्टर साहब इसका मतलब है कि हर साल 2 दफ़ा, और कितने बरस तक ये बच्चों को पिलाने की ज़रूरत है? जी, हमारी साल में तकरीबन 6 कैंपेन्स होती हैं और ये हमें अभी 3 साल और पिलाने पड़ेंगे, लेकिन हम ये कैंपेन्स कम कर देंगे अगर इस साल पाकिस्तान में पोलियो का केसेस ना हो तो। अच्छा, और लेकिन क्या ये भी थोड़ा सा समझा दें कि 15 बरस से ज़्यादा उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने की ज़रूरत नहीं होती, यानी एडल्ट्स को नहीं होती? जी, ये हम 0 से लेके 5 साल तक के बच्चों को कतरे पिलाते हैं। 5 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को कतरे पिलाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सा बता दें कि जो आपने कहा कि हमले होते हैं पोलियो वर्कर्स के ऊपर और लोगों के जहनों में खदशात हैं, उन खदशात को ख़त्म करने के लिए फिर आपने क्या इक़दाम उठाए? देखें जी, उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये लोगों को ये पैगाम देना पड़ेगा कि वैक्सीन सेफ है और इसकी किसी किस्म के कोई खदशात नहीं है। दूसरा, अगर कुछ लोग जो शरपसंद अनासर हैं वो अगर समझते हैं कि पोलियो प्रोग्राम को नुकसान पहुंचा के वो गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उनको ये समझाने की ज़रूरत है कि इससे हमारे अपनी कौम का और हमारे बच्चों का नुकसान हो रहा है और हमें इस मौजूद बीमारी से बचाने के लिए इसको एज ए
सियासी टारगेट नहीं करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, ये तो 20 बरस से पोलियो कैंपेन चल रही है, 20-22 बरस से कई हुकूमतें आई गई, ये हुकूमत स्पेसिफिक तो नहीं है मसला, ये तो कुछ और जहनी किस्म का मसला है। उसको वो जो जहन की खराबी है, ये कमजोरी है, ये उनके जहनों में जो एक खलल है, उसे ठीक करने के लिए क्या आपने किया अब तक पोलियो कैंपेन ने? जी, उसके लिए यही है कि एक तो हमें हमारे मीडिया को, सोशल मीडिया को, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, मस्जिद का इमाम है, उसका बहुत किरदार इम्पोर्टेंट है, जो कि लोगों को इसके बारे में इसकी अफादियत से उनको आगाह करे। इसके अलावा हम मीडिया के ज़रिए और एडवर्टीजमेंट के ज़रिए भी इसकी फ़ायद को उजागर करने की कोशिश करते रहते हैं। इसके अलावा हमारे सोशल मोबिलाइजर्स हैं, जो कि उन खास इलाकों में जहाँ पे पोलियो के इनकार ज़्यादा होते हैं, उन इलाकों में हर घर में जाके मदर्स के साथ बैठकर उनको इस पे ऊपर उसकी अफादियत के ऊपर उनके जोर देते हैं। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मुझे बता दीजिए कि दुनिया भर ने इस पे काबू पा लिया, उस पर बहुत गरीब ममालिक हैं, अफ्रीका के ममालिक हैं, हिंदुस्तान जैसा मुल्क है जिसका तूल और अर्ज़ बहुत बड़ा है, वहाँ बहुत ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं उनके नॉर्थ ईस्ट में, इसी तरह बांग्लादेश है, वहाँ बहुत ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं, श्रीलंका है, भूटान है, नेपाल है, वहाँ ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं, इनएक्सेसिबल एरियाज़ हैं जहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। उन्होंने काबू पा लिया, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान में काबू नहीं पाया जा सका, इसकी क्या वजह है? देखें जी, जो हमारा लेसन लर्न है बांग्लादेश, इंडिया और नाइजीरिया से, वो यही है कि आखिर में इन ममालिक में भी जो पोलियो था वो उन्हीं इलाकों में महदूद होकर रह गया था जहाँ पे पावर्टी थी, इलिटरेसी थी, वाटर एंड सैनिटेशन के प्रॉब्लम थे, और क्राउडेड और स्लम्स थे, और पर्सनल हाइजीन जो थी पुअर थी। तो लिहाजा लोगों की इस सिलसिले में उनको इससे मुतल्ला करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इन ममालिक में जो कामयाबी है वो तभी हासिल हुई थी जब नंबर 1 गवर्नमेंट की ओनरशिप हुई। गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि ये हमारे मुल्क के लिए ज़रूरी है और हमें इसको ख़त्म करना है, ये कोई बाहर का प्रोग्राम नहीं है। सो गवर्नमेंट ओनरशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुई उन लोगों में, और कोई बाहर का तमाम स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट, ऑल पार्टीज, पब्लिक, ये सब मिल के जब ये एक मोमेंटम बनाते हैं कि जी हम बहुत करीब, वी आर दिस क्लोज, तो उसके बाद फिर जो तभी कामयाबी मुमकिन है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहजाद बेग साहब हैं फॉर नेशनल ऑपरेशन सेंटर फॉर पोलियो एरेडिकेशन, डेरा इस्माइल खान DIK में थे, वहां से हमसे बात कर रहे थे, जहां प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट फॉर हेल्थ जनाब डॉक्टर फैसल सुल्तान भी को मौजूद है। इसी कैंपेन के नतीजे में अच्छी जो खबर है, जो खुशखबरी है, वो ये है कि 12 माह गुजर चुके हैं, पाकिस्तान पोलियो में 0 है, कोई नया केस जो है वो सामने नहीं आया। 3 बरस तक पाकिस्तान अगर इससे फ्री रख सकेगा अपना आपको पोलियो से, तो पाकिस्तान भी एक पोलियो एरेडिकेशन में कामयाब हो जाएगा। दुनिया भर में सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही 2 मुल्क और 2 खित्ते ऐसे हैं जहां अभी तक पोलियो मुकम्मल तौर पर उस पर काबू नहीं पाया जा सका। बाकी सारी दुनिया के 190 ममालिक जो हैं इस पर काबू पा सके हैं। यहाँ पर हुकूमत, सिविल सोसाइटी, मीडिया, सभी की डिटर्मिनेशन की जरूरत है। आज इतना ही नाज़रीन, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।